आर्टिकल 25 में है धर्म को मानने का, पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है? अधिकार है। सीमा कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। एक तो नैतिकता, एक लोक व्यवस्था, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, और एक हेल्थ, स्वास्थ्य, और एक अन्य मूल अधिकार, अदर फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 26, अब कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार करें तो उसके कार्यक्रमों को क्या करें? प्रबंधन करने का क्या अधिकार है? कोई भी संस्थान को मतलब बना के उसका प्रबंधन करने का क्या अधिकार? कार्यक्रमों का क्या कर सकते हो? प्रबंधन। और कोई भी अचल व चल संपत्ति को क्या कर सकते हो? अर्जित कर सकते हो। किसके लिए? धार्मिक कार्यक्रमों के प्रबंधन के और प्रशासन के लिए। फिर आर्टिकल 27 में क्या है? राज्य किसी भी धर्म विशेष के विकास के लिए, धर्म विशेष के क्या विकास के लिए क्या नहीं लगा सकता? धार्मिक कर नहीं लगा सकता। क्या नहीं लगा सकता? धार्मिक कर। क्या कर सकता है? ओनली धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए, उनके लिए धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए क्या लगा सकता है? शुल्क लगा सकता है। और फिर आर्टिकल 28 में क्या है? शैक्षणिक संस्थान जो कोई भी है, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर क्या नहीं किया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी प्राइवेट स्कूल में दी जा सकती है। और क्या है? एक प्राइवेट स्कूल में दी जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता? वहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता उसको वहाँ पे जाने के लिए कि तुम धार्मिक शिक्षा लो, ही बाध्य नहीं किया जा सकता। और फिर तीसरे के अंदर क्या है? 3 के अंदर कि हम धर्म को क्या कर सकते हैं? कोई राज्य संस्थान है, कोई भी राज्य के द्वारा क्या है? कोई संस्थान है जो किसी धर्म विशेष के लिए क्या की है? बनाई गई, उसमें क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28 में क्या है? सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और एक राज्य द्वारा पोषित संस्थान है, कोई मतलब राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए क्या बनाए गए? एक कोई स्कूल बनाई गई, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कोई मदरसा बनाया सरकार ने, तो उसके अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 27 के अंदर क्या है? कोई भी धर्म पे टैक्स कर नहीं लगा सकते। कोई भी धार्मिक कर नहीं लगा, कोई रिलीजियस टैक्स क्या नहीं लगा सकते? टैक्स नहीं लगा सकते। और क्या लगा सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए क्या लगा सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं। और 26 के अंदर किसी भी धर्म के जैसे कोई भी कार्यक्रम करना है उसका क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए कोई संस्था बना सकते हैं। संस्थान को क्या कर सकते हैं? चला भी सकते हैं। चल संपत्ति को क्या कर सकते हैं? वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, मतलब उनके प्रशासन के लिए चला सकते हैं। और 25 के अंदर धर्म को मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उसे आचरण करने का। धर्म को मानने का अधिकार मतलब मानना क्या होता है? कोई भी धर्म न मान सके। आचरण का मतलब आचरण भी को व्यवहार में भी को जीवन टल सके। और प्रचार प्रसार मतलब खुद का धर्म की कोई भी धर्म को मानवा मतलब कि अब तू हिंदू धर्म से, तो अगर तू मुस्लिम धर्म मनाना चाहो तो कहीं वो भी मान सके। अगर तू हिंदू धर्म में चाहे कोई भी धर्म की मतलब दूसरे हिंदू धर्म की जहाँ आचरण कौन करी और आएगी जहाँ करेगी तो भी कर सके, क्योंकि यह तेरी स्वतंत्र मूल अधिकार है। और कहीं प्रचार प्रसार करने का अधिकार कि कोई भी धर्म, अगर तू हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो उसका प्रचार प्रसार कर। अगर वो कोई भी धर्म की अच्छी बातें लगती हैं, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इस धर्म की धर्मों को क्या करना चाहिए, इस धर्म की ये बात को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, तो तू कर सकती है। क्या है? तेरे को फंडामेंटल राइट है इसके लिए। फिर आर्टिकल 29 के अंदर क्या है? आर्टिकल 29 के अंदर एक तो पहले तो 29 और 30 क्या है? एक तो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित क्या है? मूल अधिकार हैं। और इसके अंदर 29 जो ए है
पहले 29 के अंदर पहले तो क्या है, धार्मिक और भाषाई शिक्षा। भाषाई अल्पसंख्यक। कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? 2 प्रकार के, एक तो धार्मिक और एक भाषाई, एक लैंग्वेज। जिसके अंदर धार्मिक आधार, जो धार्मिक आधार पर क्या है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में है अंदर, उनके लिए क्या बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया? 1992 के अंदर। क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्या आगे अधिनियम, नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। इसके अंदर कितने प्रकार के धर्मों को क्या की गई, मान्यता दी गई? 6 प्रकार के। कौन कौन से? इसके न और भाषाई आधार पर कोई अल्पसंख्यक न तो संविधान में प्रस्तावित किया गया और न किसी एक्ट के अंदर परिभाषित किया गया। और क्या धार्मिक अल्पसंख्यक को संविधान के अंदर परिभाषित किया गया? किन के अंदर परिभाषित किया गया? एक्ट के अंदर, संविधान के अंदर नहीं किया गया। और उनको ना तो किसी संविधान के अंदर किया गया और ना ही किसी एक्ट के अंदर। कौन किसी को? अल्पसंख्यक को। वो आर्टिकल 29 में गया था, आर्टिकल 29 जो क्या है अल्पसंख्यक को संबंधित क्या है, क्या लिख रखा है इसके अंदर? नागरिकों को एक अनुभाग जिसकी स्वयं की भाषा, लिपि, संस्कृति है को उनका संरक्षण करने का अधिकार है। और ऐसे क्या है? शैक्षणिक संस्थान राज्य द्वारा 3 प्रशासित चीज़ें बोलनी थी, उस टाइम में बताया था। भाषा, लिपि और संस्कृति, इनका संरक्षण किया जा सकता है। कोई भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर रहता है उसे क्या क्या चीज़ों क्या करने का? एक तो लैंग्वेज, कल्चर है। और दूसरा है उसके अंदर क्या है? ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं, नागरिकों को धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। बोलो वो बना देखे, बोलो इसको क्या इसके ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हैं, उन नागरिकों को धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर कितने प्रकार के वो हैं ये? 6 प्रकार 4 प्रकार चार के। प्रकार एक तो मूल वंश, एक जाति, एक धर्म और भाषा के आधार पर क्या है? प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर मतलब किसके अंदर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और किसके आधार पर नहीं किया जाएगा? राज्य द्वारा प्रशासित। स्टेट, किसके द्वारा, मतलब किन के द्वारा? ये जो मूल वंश, जाति, धर्म, इनके आधार पर, भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 में ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर नहीं दी जाएगी, प्राइवेट के अंदर दी जाएगी। और राज्य द्वारा पर 3 बातें बोलनी होती है कि ये लैंग्वेज क्यों बोलते हो ऐसे। आर्टिकल 27 राज्य द्वारा धार्मिक कर नहीं है और शुल्क लगाया जा सकता है। हाँ, धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा और धर्म निरपेक्ष गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। शुल्क और 26 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता, सब में ही है। आर्टिकल 25 से 18 तक धार्मिक स्वतंत्रता ही है। धार्मिक अच्छा कौन सा वाला में? आर्टिकल 26 कहीं पर 26 में उन लोग को जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको संपत्ति को पहला क्या है, किसी भी धर्म 25 में क्या है, धर्म को मानने का, आचरण और प्रचार प्रसार करने का। अब ये इनसे थोड़ी काम चलेगा, तो धार्मिक मामलों का क्या करना पड़ेगा? प्रबंधन भी करने पड़ेगा, कार्यक्रम भी बनाने पड़ेंगे। ये क्या है 26 के अंदर है। 25-26 तो ऐसे याद रख लो कि 25 के अंदर क्या है, धर्म मानने का अधिकार, उसे आचरण करने का, ऐसे प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब इनसे थोड़ी धर्म चल जाएगा। धर्म को क्या कार्यक्रमों का क्या होना चाहिए, प्रबंधन भी होना चाहिए। चल अचल संपत्ति को क्या है, वो इनके आधार पर क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। और ये 2-3 चीज़ें। और 27 के अंदर क्या है, टैक्स है, धार्मिक कर नहीं लगाया सकते। धर्म गतिविधियों के लिए क्या लगाया जा सकता है। और 28 के अंदर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा नहीं दी जा सकती है निजी संस्थानों में दी जा सकती है, परंतु बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो राज्य द्वारा कोई क्या है, कोई राजस्थान सरकार ने क्या खोल दी, धर्म विशेष के लिए क्या खोल दी, स्कूल खोल दी, उसके अंदर तो क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक। आर्टिकल 29 इसमें भाषाई और धार्मिक संस्थान किसी भी भाषाई भाषा अल्पसंख्यकों में को परिभाषित नहीं किया गया है। और किसी भी आर्टिकल जाति, तो 29 और 30 के अंदर क्या है, संस्कृति दोनों और के अंदर शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा है। इसके अंदर क्या किए गए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को क्या किया गया। परिभाषित अब जिसके अंदर धार्मिक को क्या किसके द्वारा किए गए परिभाषित, धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म, जाति, मूल, वंश,
आर्टिकल 15-16 तक का ताग रख ली तुम, हर चीज़ में बैनिंग लाते हो। बस कहीं से आर्टिकल किसी भाषा के आधार पर क्या किया गया, क्या परिभाषित किया गया है? नहीं ना। और धार्मिक आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, रिलीजियस जो माइनॉरिटी के अंदर उनको एक्ट के अनुसार कौन सा अधिनियम के तहत? 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम। नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। इसके अंदर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। चलो आर्टिकल 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है? अधिकार। किसी भी शिक्षण संस्थान, कोई भी स्कूल की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? प्रशासन करने का क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। जो माइनॉरिटी के अंदर है, क्या माइनॉरिटी के अंदर है, वो किसी भी क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको गवर्न कर सकते हैं। कौन? माइनॉरिटी। उनकी ये क्या एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 30(1) भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का क्या होगा? अधिकार होगा। किसकी रुचि के अनुसार? अपनी रुचि के अनुसार। भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का क्या है? अपनी रुचि की क्या है? रुचि क्या हो सकती है उनकी? अगर वो चाहें कि हम ओनली किसकी इस्टेब्लिश करेंगे, ओनली एक ही भाषा के लोगों को क्या करेंगे? अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए क्या खोलेंगे? एक संस्थान खोलेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं और उसको क्या भी कर सकते हैं? चला भी सकते हैं। और कुछ ऐसे लगा कि मेरे को तो ओनली मुस्लिम धर्म के लिए मदरसा खोलना है, तो उसको क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की क्या है? स्थापना करने का और प्रशासन करने का क्या है? राइट है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर अपनी क्या है? इंटरेस्ट के अनुसार, इंटरेस्ट की रुचि क्या थी? चॉइस के अनुसार क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का क्या है? अधिकार है। उनको गवर्न करने का भी क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) का पहला, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति की रकम इतनी हो जिससे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई कमी न हो। 14वां संविधान संशोधन क्या है? कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित। अब कोई भी अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वाले थे उन्होंने क्या खोला? एक इंस्टीट्यूट खोला। अब लेकिन वो इंस्टीट्यूट अब किसी मतलब हाईवे के पास खोल दिया। पहले मतलब वहाँ पे कोई हाईवे नहीं था, लेकिन अब वहाँ से क्या निकल रहा है? एक हाईवे निकल रहा है। अब हाईवे निकल रहा है तो वो इंस्टीट्यूट क्या आ रहा है? उसके बीच में आ रहा है। तो उसका क्या करें? अब कोई भी हाईवे, सरकार कोई भी सार्वजनिक चीज़ें बनाती है, जैसे हाईवे बनाना हो या करना हो, तो उन चीज़ों के अंदर बीच में जो भी किसी की संपत्ति आती है उसको क्या कर लेती है? अधिग्रहित कर लेती है। क्या कर लेती है? अधिग्रहित कर लिया। तो इसी के अंदर यही दे रखा है कि अल्पसंख्यकों द्वारा कोई भी क्या किया गया? कोई इंस्टीट्यूट क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन अब वहाँ पे उस संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्या होगी? क्षतिपूर्ति देनी होगी। लेकिन वो क्षतिपूर्ति की अब देखो किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट को क्या कर रहे हैं? वो एक्वायर कर रहे हैं। किसके द्वारा? अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्या कर रहे हैं? लेकिन अब उसको वो क्या कर रहे हैं? ले तो रहे हैं, लेकिन उनको पैसे इतने दे, उनकी रकम कितनी होनी चाहिए? इतनी दे कि जिसे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई भी कमी ना हो। अनुच्छेद 30 के अंदर हमने ऊपर क्या पढ़ा? कि हम किसी भी भाषा या ये मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की चॉइस पे और उनको स्थापित कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो उनकी रकम इतनी होनी चाहिए कि वो दूसरी जगह क्या कर सके? उसे जो इनके इंस्टीट्यूट था उसको दूसरी जगह क्या कर सके? इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और गवर्न भी कर सके। इतनी क्या होनी चाहिए? रकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। इतनी मनी दें कि वो दूसरी जगह उसको इस्टेब्लिश भी कर पाएँ और गवर्न भी कर पाएँ। तो आर्टिकल 30(1)(a) के अंदर क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति की रकम कितनी होनी चाहिए?
आर्टिकल 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई भी क्या नहीं हो, कमी नहीं हो। अगर वो दूसरी जगह स्टेब्लिश करे तो उसे अपनी जेब से क्या नहीं देने पड़े, पैसे नहीं देने पड़े, प्रशासन के लिए क्या नहीं देने पड़े, पैसे नहीं। सरकार उसको इतना पैसा दे कि वो दूसरी जगह क्या कर सके, इसको जो भी इंस्टीट्यूट था उसको क्या कर सकते, स्टेब्लिश कर सके और क्या कर सके, गवर्न कर सके। किसके अंदर है ये सारी बातें? आर्टिकल 30 के अंदर, 30(1) का ए। राज्य जब शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है तो उपयुक्त संस्थानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब राज्य किसी भी संस्थान को क्या करवाता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध है। जैसे स्कॉलरशिप ये देता है, कौन देता है? राज्य देता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, कोई इंस्टीट्यूट खोला है, तो अगर सरकार क्या दे रही है? फंड दे रही है। किन को दे रही है? और स्कूलों को दे रही है। तो उनके टाइम देते समय इनका भी क्या रखे, कोई भेदभाव नहीं करे। अगर उनको 10 रुपये दे रही है तो उनको भी क्या दे, 10 रुपये दे। ऐसा नहीं कि ये पास है और संख्या के आधार पर खुली हुई हैं तो ये तो मतलब अपने हिसाब से खुली हुई है तो इनको हम क्यों दे पैसे, तो इनको क्या कर देते हैं, 2 रुपये दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर इनको क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, अन्य को तो इनको क्या दें, 10 दे। किसी भी आधार पर क्या नहीं हो, भेदभाव। राज्य जब शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है तो वह उपयुक्त संस्थानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी तरह का क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ आए? आर्टिकल 30 के अंदर क्या है? जो धार्मिक शिक्षा, भाषा, रचना आदि खुद को बल से एक आर्टिकल 29 और 30 क्या हैं दोनों? एक तो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित क्या है? अधिकार। एजुकेशन एंड कल्चर से क्या है? रिलेटेड है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के क्या हैं? भाषाई एक तो और एक धार्मिक क्या है? अल्पसंख्यक हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को तो परिभाषित कर दिया है कि किसके द्वारा? नेशनल क्या माइनॉरिटी एक्ट के द्वारा 1992 के द्वारा क्या कर दिया गया? परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या नहीं किया गया, न तो किसी संविधान में परिभाषित किया गया और ना ही किसी एक्ट के अंदर परिभाषित किया गया है। इसमें भाषाई जो धार्मिक आधार पर कितने प्रकार के अल्पसंख्यक दिए इस एक्ट के अंदर? 6 प्रकार के वो जो हैं। फिर बाद के अंदर आर्टिकल 29 क्या होता है? स्टार्ट होता है। उसके अंदर क्या है? किसी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसे क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं। और ऊपर क्या है? 30 पहले के अंदर 29 वाले के अंदर किसी भी वो भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई रह रहा है तो उसको अपने लिपि, भाषा और संस्कृति को क्या करने का है? संरक्षण करने का, बचाव करने का क्या है? अधिकार। प्रोटेक्ट करने का क्या है? अधिकार। किसको? स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड और कल्चर को क्या करने का क्या है? प्रोटेक्ट करने का क्या है? राइट है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के दूसरे में क्या है? किसी भी स्टेट में एजुकेशन अभी बताया कि 29 दूसरे के अंदर क्या है? किसी भी भाषा, 4 हैं, भाषा, मूलवंश, धर्म और कास्ट, जाति के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? प्रवेश से वंचित नहीं। कहाँ पे प्रवेश? राज्य में किसी भी एजुकेशन किसी अरे शैक्षणिक संस्थानों में लिखा हुआ है प्रवेश। अभी जब एडमिशन ओपन होता है तो क्या है? वहाँ पे लिखा होता है प्रवेश, एडमिशन। तो शैक्षणिक संस्थानों में क्या नहीं किया जा सकता? प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किनको नहीं किया जा सकता? कोई भी रिलीजन का, धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर किनको? व्यक्तियों को जो राज्य द्वारा पोषित है। अरे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को आर्टिकल 29 के अंदर क्या लिख रखा है? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। अभी नहीं इनकी बात हो रही, चाहे इनका नाम लिखे चाहे नहीं लिखे, सारी बात किनकी होंगी? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात होंगी। अब इनको क्या किया गया है? इनके आधार पर किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? प्रवेश से वंचित नहीं। कहाँ पे? शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? एडमिशन से वंचित, डिनाई नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का।
44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा दिया तथा अनुच्छेद 301 भाग 12 के अंदर क्या कर दिया गया, इसको रख दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे अबॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर हटा दिया गया। और इसे कहाँ पे जोड़ दिया गया, 301 के अंदर क्या बना दिया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, एक मूल अधिकार, क्या था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट था। तब क्या था इसके पास, आर्टिकल, ये कहाँ पे था, ये संपत्ति का अधिकार, राइट 19 फर्स्ट है। कहाँ था, संपत्ति का अधिकार कहाँ पे था, 19 के अंदर नहीं पढ़ा, हाँ ऐप के अंदर वहाँ पे क्या कर दिया गया था इसको, हाँ, बड़े 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तू बताइए जो बाद में 300 और ये कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी, 31वें संविधान 31वें अनुच्छेद अब कहाँ पे जोड़ दिया गया, 301 के अंदर क्या बना दिया गया इसको, एक संवैधानिक अधिकार, पहले क्या था, मूल अधिकार था। मूल अधिकार था, तो क्या था इसके पास, ये अधिकार था संपत्ति, एक कहीं से मूल बताइए अधिकार ना। और संवैधानिक अधिकार में का अंतर है? हाँ मैं बताऊँ, तो मूल अधिकार था तब तो क्या था कि अगर किसी भी, अब जो अभी बाहर लिखा रखा था ना 29 के अंदर क्या है, 30 के अंदर, कि कोई भी क्या है अनिवार्य संपत्ति है, उसके अंदर अब कोई भी हाईवे निकल रहा है, अब उसके अंदर अपनी क्या आ गई, ज़मीन आ गई, तो सरकार उसको ले लेती है। लेकिन मूल अधिकार होती है, सरकार उसको ले नहीं सकती थी, क्योंकि हम आर्टिकल 32 को क्या करते, उपयोग करते और किस में चल जाते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते और कहते हैं कि हमारी संपत्ति को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, और ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं कर सकता, कोई भी ले नहीं सकता। किनको, मूल अधिकारों। संवैधानिक अधिकार को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसके अंदर, अनिवार्य संपत्ति के अंदर। अब किसी भी चीज़ को क्या करना हो, अधिकृत करना हो। अब अपने घर से क्या निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, रोड निकल रही है, यहाँ पे अपना घर था या कोई भी दुकान थी, अब सरकार उसको जब चाहे क्या कर सकती है, हटा सकती है। अगर आर्टिकल 19 ऐप हमारे पास होता, उसको हटाता नहीं इस संपत्ति के अधिकार को, तो सरकार इस क्या नहीं कर सकती थी, इसको हटा नहीं सकती थी, या हमारी दुकान को क्या नहीं कर सकती थी, हटवा नहीं सकती थी। हम क्या, किसका प्रयोग करते, आर्टिकल 19 ऐप के तहत हम कहाँ पे जाते, कितने नंबर बस पकड़ते 32 और कहाँ पे जाते, दिल्ली। हाँ, और वहाँ पे क्या कर लेते, हमारी ज़मीन के लिए क्या करते, हक के लिए लड़ाई करते हैं वहाँ पे। ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या है, मूल अधिकार है। इसको हमसे हम क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको हटा दिया, अब इसी के लिए हटाया क्योंकि सरकार को जब हाईवे की, इनकी सबकी ज़रूरत हुई। अब संपत्ति का अधिकार को क्या है, एक तो संपत्ति का अधिकार दे रखा है तुम्हें पहले से, अब संपत्ति को क्या नहीं कर सकते, ले छीन नहीं सकते, हटा नहीं सकते। फिर सरकारी क्या जो गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं वो क्या जाते थे, अटक जाते थे। तो सरकार ने क्या किया 1978 के अंदर, कहीं से क्या ले लो, इस संपत्ति के अधिकार को ही छीन लो, जिनसे क्या गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को क्या नहीं हो, वो अटके नहीं और उनको जो मतलब रुके नहीं। इसके लिए क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया, 19 ऐप से। कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान। 1978। और ये अधिकार कहाँ पे दे रखा था हमें, 31 के अंदर। 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और कहाँ पे जोड़ दिया गया, 301 के अंदर। क्या बना दिया, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब होता है जो चीज़ संविधान के अंदर लिखी है उनको क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार। जो मूल अधिकारों के अंदर लिखती हैं उनको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार होते क्या हैं, जो उनके लिए हमसे कोई छीन नहीं सकता। उन अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए क्या जा सकते हैं, न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। और फिर कानूनी अधिकार क्या होता है, जो किसी कानून के अंदर लिखा हो, जिसके आधार पर हमें क्या मिला हो, अधिकार, उनको क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार। समझ में तीनों। संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। हाँ, और लॉ के आधार पर जो कोई भी कानून के रूल के आधार पर हमें कोई मिले राइट्स, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो कानून के आधार पर लिखे हैं तो हमें लॉ के आधार पर, तो वो अगर लॉ में लिखे हैं तो लॉ के आधार पर ही मिले हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार। क्या बोलते हैं तुम, संवैधानिक अधिकार। हाँ,
संविधान के अंदर तो जो 395 आर्टिकल है ना, उनके अंदर क्या लिखे हो, कोई बात लिखी हो, उनको क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार। उन संवैधानिक अधिकारों में भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कोई चीज़ लिखी हो, उनको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। और फिर बाद के अंदर कानूनों की अलग से क्या होती है, अब कोई भी है आर्टिकल, ये क्या है, बहुत सारे वो अलग एक्ट बनाते हैं वो। हाँ, एक्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे कि जो आर्टिकल हमने क्या नहीं जोड़ रखे संविधान के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक कानून के तहत क्या दे रखा है, अधिकार दे रखे हैं। किसके तहत, कानून के तहत। अगर कानून के तहत हमें कोई अधिकार मिलता है तो वो क्या है, कानूनी अधिकार। और संविधान के आधार पर हमें कोई अधिकार मिलता है तो वो क्या है, संवैधानिक अधिकार। जो मूल आधार के आधार पर क्या मिलता है, कोई कानून जो अधिकार मिलता है उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, जिनसे हम हमारे से कोई कुछ छीन नहीं सकता। अगर छीने तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कितने नंबर का प्रयोग करेंगे, 32। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, एक संवैधानिक अधिकार। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित। क्या है इसका मतलब, क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, राइट है। ऐसे लिखा है। ऐसे बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ कानून में जो चीज़ लिखी है ना, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे संपत्ति जा सकती है तो जा सकती है। अगर कानून में ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे संपत्ति नहीं जा सकती तो क्या नहीं किया जा सकता, उस संपत्ति को नहीं लिया जा सकता। ओनली किसके आधार पर ले सकते हो, कानून के आधार पर। कानून में जो चीज़ लिखी है वो ही ले सकते हो, कानून के एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ले सकते हो। तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हें संपत्ति से वंचित करना है तो तुम्हें वो चीज़ कानून के अंदर क्या होगी, लिखनी होगी। अगर कोई चीज़ कानून के अंदर नहीं लिखी हुई है तो हम क्या नहीं करेंगे, संपत्ति को नहीं देंगे। ऐसा ही क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या लिखा हुआ, वहाँ पे कानून की प्रक्रिया के बिना क्या नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को प्राण विधेयक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाएगा, कहाँ से नहीं किया जाएगा, कोई भी कानून की प्रक्रिया है वो, उससे क्या नहीं किया जाएगा। अगर कोई कानून की प्रक्रिया में ऐसा चीज़ नहीं लिखी हुई है तो उसके आधार पर तुम उसे प्राण विधेयक स्वतंत्रता से क्या नहीं कर सकते हो, वंचित। अगर कानून में लिखी होती प्रक्रिया के अंदर तो क्या कर सकते थे, वंचित कर सकते थे। आर्टिकल 21 और इसके अंदर क्या लिखी हुई है अभी, इसके तहत कोई व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित। अब आर्टिकल 31A, जनहित में राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। क्या कर सकता है, इसके लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब वो कितने नंबर गाड़ी पकड़ते हुए आते हैं तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी दुकान है कहाँ पे, चिपलाटा के अंदर तुम्हारी कोई दुकान है, अब वहाँ पे क्या बन रहा है, कोई रोड बन रही है और तुम्हारी जो क्या कर रहे हैं उस दुकान को तोड़ रहे हैं, तो वो कौन सी बस का प्रयोग करते हुए आते हैं, कौन सा बुलडोजर का प्रयोग करते हुए आते हैं। कितना नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, 31A। 31A लिखते हैं, हमें पता चल जाता है क्या है कि सार्वजनिक इंटरेस्ट के अंदर क्या है, ये सरकार को चाहिए तो उसके आधार पर चाहिए तो वो क्या कर सकती है, ले सकती है, अधिकृत कर सकती है। और बुलडोजर पे क्या लिखा होगा, तोड़ने वाले ऊपर 31A दिखते हैं, मैं क्या कर देंगे उसको कि ये तो क्या है, सरकार ने के लिए, क्यों, सरकार को चाहिए, ये सरकार को अपने मतलब अब डेवलपमेंट के लिए चाहिए। चुनौती नहीं दे सकते। और अपन यहाँ पे अब इसको क्या नहीं भी कर सकते। अब किसी बुलडोजर के ऊपर क्या 31A नहीं लिखा हुआ था और फिर भी वो तोड़ने आ गया, तो फिर तुम क्या करोगे, तो हम फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर चैलेंज। अगर किसी चीज़ को लेना है तुम्हें, अगर तोड़ना है तो उस पर बुलडोजर पे क्या लिखा हो सरकार द्वारा, 31A। अगर वो नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, हम न्यायालय में चले जाएंगे। ये क्या है, हमारा मूल अधिकार है। लेकिन मूल अधिकार को किसके आधार पर, अगर आर्टिकल 31A लिखा होता तो हम मूल अधिकार को क्या कर देते, वहाँ पे छोड़ देते, क्योंकि आर्टिकल संपत्ति का अधिकार हमें क्या कर दिया, हटा दिया गया। अगर आर्टिकल 19F होता हमारे पास, क्या होता है 19, और कोई बुलडोजर बाहर से आ जाता, क्या कोई भी कुछ भी, तो फिर हम उसको कौन सी प्लेट दिखाते, 19F। उसमें क्या लिखा होता कि हमें संपत्ति का अधिकार है, तुम क्या नहीं कर सकते, इसे हमें छीन नहीं सकते। अगर फिर भी कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम उस प्लेट को लेके कहाँ पे बैठते, आर्टिकल कौन सी बस में बैठते,
और वो कहाँ तक जाती है? सुप्रीम कोर्ट तक। फिर हमारी क्या हो जाती? राइट, जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती? बच जाती। फिर जो न्यायालय हमारे पक्ष में क्या देता? निर्णय देता। क्यों देता? क्यों हमारा ये क्या मूल है? अधिकार। राइट है। सरकार ने जो राइट दे रखा है उसको अधिकारों की जो संरक्षण करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय, न्यायालय दोनों करते हैं, कोर्ट करता है। इसके लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि है ना, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारी क्या है, दुकान को तोड़ रहे हैं, दुकान को तोड़ते हैं तो क्या पे देते हैं? थोड़े बहुत पैसे देते हैं। और दुकान तो थी 10 लाख के, पैसे दे दिए तुम्हें 50,000, तो तुम बोलो कि ये 50,000 हम नहीं लेंगे और न्यायालय में जाएंगे, तो तुम उनको ले क्या नहीं कर सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर उन्हें 50,000 दिए तो 50,000 सही, 10,000 दिए तो 10,000 सही, 10 लाख की जगह थी 20 लाख दिए तो 20,000 सही, 20 लाख सही, कितने भी दे सकते हैं। उनको क्या नहीं किया जा सकता? चुनौती नहीं किया जा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते इतने ही क्यों दे रहे हो। वो जैसे देते हुए प्रयोग करते हैं तो उसका आर्टिकल 31(1) की पे क्या है, उसके जो भी तुम्हें थैली देते हैं उसमें पैसे होते हैं, उसके ऊपर क्या लिखी होती है? 31(a). उसको देखते आप क्या समझ जाओगे कि इसके अंदर कितने भी रुपए हैं, चाहे मेरी दुकान से जितनी कीमत है उससे कम हो या ज़्यादा हो, मैं कहाँ पे नहीं जा सकता? आर्टिकल 32 को नहीं पकड़ सकता। आर्टिकल 32 जो नंबर की बस है उसको नहीं पकड़ सकता। अगर जनहित में राज्य ने किसी को क्या लिया है? संपत्ति का क्या किया है? अधिग्रहण किया है, तो ऐसे भी प्रकार के निजी व्यापारों को क्या करता है? राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अब राष्ट्रीयकरण, अब सोनू ने कोई क्या लगाई? वह लगा दिया, बिजनेस लगा लिया किनकी? भारियों का, पानी की भारी, और वो क्या कर लेगा? बहुत तरक्की की उसने और बहुत तगड़ा चलने लग गया। सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि ये क्या होना चाहिए, ये बिज़नेस क्या होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। ये अब ये पानियों का, भारियों का जो भी है उनको क्या चलाऊंगी? मैं चलाऊंगी। तो फिर सरकार किसी भी समय क्या कर सकती है? एक ऑर्डर निकाल सकती है और क्या कर सकती है? उसका राष्ट्रीयकरण कर सकती है, नेशनलाइजेशन कर सकती है कि आज से ये तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है और किसकी है? मेरी है। जो लिफाफे के अंदर जो इसके पास लिफाफा आएगा उसके ऊपर क्या लिखा होगा? आर्टिकल 31(a). और जैसे 31(a) आएगा और इसको लिफाफे को खोलेगा तो ये किसके? न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता। ये 31(a) लिखते हुए क्या हो जाएगा? समझ जाएगा क्या हो गया है कि सरकार ने ले ली। और किसके अंदर ले ली? जनहित के अंदर। कि सरकार ऐसे चाहती है कि मैं इस कंपनी का प्रयोग करके मैं औरों को बहुत सारा रोजगार दूंगी और इसको ब्रॉड लेवल पे क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। अब इसको लिए इसको कुछ भी क्या दी जा सकते हैं? वो मतलब ये चाहे कितने 5 करोड़ का बिजनेस था, सरकार ने 1 लाख दिया हो, चाहे 5 करोड़ दिए हूँ, चाहे 2 करोड़ दिए हूँ उस लिफाफे के अंदर, तो ये सोनू क्या नहीं कर सकता? मना नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि क्या है मैं नहीं दूंगा। क्या है सरकार? क्या है सचिन? ऐसी कोई बातें नहीं चलेंगी। सरकार वही है। हर आर्टिकल कौन से का प्रयोग करती है? वो 31(a). अगर कोई भी ज़मीन लेनी होगी सरकार को किसके अंदर? जनहित के अंदर, तो लिफाफे के ऊपर क्या लिखाएगी? 31(a). अगर कोई भी जगह तोड़नी है तो बुलडोजर के क्या ऊपर क्या लिखाएगी? 31(a). अगर हमें मतलब कोई भी ऐसी है जो जनहित में नहीं है, सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, और फिर भी हमारी संपत्ति को तोड़ा जा सकता है, हम कौन सी बस में बैठेंगे? 32। कहाँ तक जाती हो? सुप्रीम और वहाँ पे क्या कर लेंगे हम? और वापस उस चीज़ को ले लेंगे। समझ में आए सारी चीज़ें? हाँ? नहीं है कि नहीं आगे आए लेट है वैसे तो। फिर 31(b) क्या है? 31 जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रख दिया गया उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? और हाँ? अरे 9वीं अनुसूची में भी लिखी हुई है और मैं बताइए पूछ रहा हूँ। हाँ, जिन अधिनियमों को क्या नहीं किया जा सकता, कोई भी अधिनियम को कहाँ पे डाल दिया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया, उसका क्या नहीं किया जा सकता? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं। ऐसे तेरे को साफ साफ लग रहा है क्या? कहीं ये अनुसूची तो पूरी ऐसी कैसे रटवाई थी? रोज तो देता हूँ उनको टेस्टों के अंदर, तू बार बार क्या देख रही है उनको? आपको तो दिनों का नहीं देखा, 3 दिन ही है। जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रख दिया है उनका क्या नहीं किया जा सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। कौन से शेड्यूल के अंदर रख दिया? 9 शेड्यूल के अंदर जो भी क्या है सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या नहीं किया जा सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 31(c) क्या है? इसके तहत यदि अनुच्छेद 39(b) 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई भी क्या बनाती है?
कानून बनाती है। और कानून अनुच्छेद 14, 19, 21 के मूल अधिकारों का क्या करता है? 31 14, 19, 31 के मूल अधिकारों को क्या कर सकती उल्लंघन करता है तो उस कानून को क्या नहीं किया जा सकता? असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। हमने आर्टिकल 13 के अंदर क्या पढ़ा? आर्टिकल 13 बता संघ की विधायिकार है कहीं से आर्टिकल 13 संघ के की विधायिक वो कार्य 3 थे इसमें, ऐसे तो 4 थे। आर्टिकल 13 में जी हाँ संविधान के पूर्व को वो और ना भी में संविधान के पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगति की स्थिति थे शून्य होगी। लॉ को डिफाइन किया। हाँ और राज्य द्वारा कानून बनाए गए उसी अधिकारों से संगत रखा गया तो संगति की स्थिति में होगा। नहीं, ये आर्टिकल 31C से क्या कनेक्ट हो रहा है इसका? कैसे है? ये तो बर्तन धोया तब लग गई पढ़ाई की टेम की बात कर लीजिए है ना। आर्टिकल 31C इसके तहत अनुच्छेद 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया है? संसद क्या बनाती है? कोई भी कानून। तो 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है तो उनको क्या नहीं कर सकते? असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या नहीं कर सकते? घोषित नहीं कर सकते। अरे 13 के अंदर क्या था और पढ़ो था 13 में क्या तो पढ़ ये बता था ये कहाँ से रिलेट हो रहा है कि मेरे को ये बताओ कि ये बातें कहाँ पे रिलेट हो रही है, कहाँ पे हो रही है? आर्टिकल 13 अरे 13 के अंदर 13(2) के अंदर देखो। हाँ तो बता दिया ना, राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो संविधान की पूर्व अनुमति राज्य द्वारा बनाया गया कानून अधिकारों जो के मूल अधिकारों के असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अब क्या बोल रहे हैं? 31C के अंदर अब क्या बोल रहे हैं? इनके जो मन में आता है वही बोल देते हैं। 13 के अंदर तो क्या बोल दिया उन्होंने? जो फंडामेंटल मूल अधिकार असंगत की स्थिति। आरंभ बंद करें। हैं? 13 के अंदर क्या बोला? 31 के अंदर क्या बोला था? दोनों के अंदर मेरे को बताओ ना, चीजें बताओ। 13 के अंदर कोई फंडामेंटल राइट है ना जो गवर्नमेंट ने कोई वो बनाया मतलब कोई एक्ट बनाया है ना, तो उसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको वो वायलेट कर रहा है या फिर या इनकंसिस्टेंट कर रहा है तो वो क्या नाम है वो अपना जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और 31 आप क्या बोल रहे हैं? 31C के अंदर ही अंडर दिस लॉ इफ पार्लियामेंट्स मेक एनी लॉ, यदि पार्लियामेंट कोई मतलब लॉ बनाती है तो इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड 39C। अब 39B और 39C पढ़ना पड़े पहले तो ये तो छोड़ो, वो तो ये मत पढ़ो तो आगे भी देखो, इसको पढ़ो और आगे। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड ऑफ। तू पढ़ ले, 13 पढ़ रहे फिर पढ़ेंगे। पढ़ लियो मैं लेकिन मेरे समझ में असंगति तू क्लास में ली होगी, ले ले। तो तुम्हें सोच तेरे को क्या पता है? कुछ नहीं पता है। वो तो पहले करा दिया जा, तू तो बाद में भेजो कर दिया 13 नहीं समझ में आया क्या? अरे सीधी सी बात लिख रखी है कि आज क्या है फंडामेंटल राइट्स का क्या नहीं किया जाएगा, उनका क्या नहीं किया जाएगा? उल्लंघन। अबे सीधी सी बात लिख रखा है इसने। कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 क्या है? मूल अधिकार। ये तो तीनों तो पढ़ लिए ना। अबे क्या बोल रहे हैं? इनका उल्लंघन हो तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। पहले तो तुम बोलते हो कि किसी भी क्या मूल अधिकार का क्या होता है, अगर उल्लंघन होता है तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और बाद में 31C के अंदर क्या जोड़ रहे हो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31 का उल्लंघन हो तो भी क्या नहीं कर सकते? उसको क्या नहीं कर सकते? शून्य नहीं कर सकते। उनको तो पावर दे रहे हैं ना फिर। ये तो जैसे वो हो गई वो जैसे 19 के अंदर था ना, पहले तो वो दे रहे। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि कनेक्ट इसमें 29 ये पढ़ने की क्या ही जरूरत है? ये तो बाद में आ जाएंगे, लेकिन सीधी बात अपन को कहाँ से रिलेट करने की आवश्यकता है? 13 आर्टिकल 14, 19, 31। अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि क्या हम आर्टिकल किसी भी कानून के तहत 31C का प्रयोग करते हुए क्या हम आर्टिकल 14, 19, 31 के मूल अधिकारों क्या कर सकते हैं? उल्लंघन कर सकते हैं। और हमने बार बार क्या पढ़ा है
क्या मूल अधिकारों का क्या नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। और 31C के अंदर 3 आर्टिकलों क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। और उस कानून को क्या नहीं किया जाएगा, असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। समझ में आएगा? अब ये कानून मन रहा किसके लिए हो, आर्टिकल 39B और 39C के उद्देश्यों को क्या करने के, टारगेट्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अगर क्या बन रहा है, कोई लॉ बन रहा है। क्या बन रहा है, 29B और 39B 39C के किसी भी क्या करने को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो। क्या कर सकते हैं उसको, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। और मूल अधिकारों के अंदर अगर किसी भी मूल अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देता है। क्या कर देता है, असंवैधानिक कर देता है, शून्य कर देता है। ये सब क्या है, एक ही वर्ड है। लेकिन 39B और 39C के क्या हो, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, हम क्या बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो। वो आर्टिकल क्या कर रहे हो, 14, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता के अधिकार का क्या कर रहा हूँ, उल्लंघन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उल्लंघन कर रहा हूँ। 19 के अंदर क्या हो, आपको बोलने पर क्या कर रहा हूँ, पाबंदी लगा रहा हूँ। आर्टिकल 31 के अंदर क्या हो, आपकी संपत्ति को क्या हो रहा हूँ, छीन रहा हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। लेकिन हम किस चीज़ के लिए करें, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ के लिए हम बोलने के क्या कर दे, पाबंदी लगा दे, समानता क्या कर दे, वो अबलिश कर दें और क्या कर दें, संपत्ति को छीन लें। ऐसे हर में नहीं, ओनली 2 कंडीशन के अंदर। क्या है, एक तो 39B 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। आर्टिकल 31 समझ में आ गया। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया। और कहाँ पे जोड़ दिया, 300 और फिर क्या लिखा हुआ था, कि वहाँ पे जो कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट को उसे एक संवैधानिक अगर किसी भी क्या संपत्ति को क्या करना हो, अधिकृत करना हो, क्या करना हो, अधिकृत, तो क्या कर सकते हैं हम उसको, अधिकृत कर सकते हैं। और किसी भी कोई भी क्या है बिजनेस था, उसका क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। कोई भी संपत्ति को क्या है, अपने से छीन के क्या कर सकते हैं, नेशनल के अंदर इंटरेस्ट के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आर्टिकल 31C 31B किसी भी नवी अनुसूची में क्या डाल दिया है, किसी विषय को, तो उसका क्या नहीं किया जा सकता। C के अंदर 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 31 के ये कहीं से उल्लंघन कर सकते हैं, किंतु असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रकार की विधि को क्या नहीं किया जा सकता, न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार। हम जो बार बार बात कर रहे थे, किसकी कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, बस नंबर 32। अब इसके अंदर सीट कौन सी है, ऐसी कौन सी VIP सीट है जो बार बार में इसमें भागने की क्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्लीपर सीट है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी ऐसी लगी हुई इसके अंदर जो बार बार हम इसी के अंदर बैठने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। कुछ भी हमारे कोई भी थप्पड़ मारता है, हम भाग के कहाँ पे चले जाते हैं, बस नंबर 32 के अंदर। कोई भी हमें बोलने से मना करता है, हम रोक के कहाँ चले जाते हैं, बस नंबर 32 के अंदर। कोई भी हमारे साथ भेदभाव करता है, सीधे हम कहाँ पे चले जाते हैं, बस नंबर 32 के अंदर। कोई भी हमें नौकरियों के अंदर कोई भेदभाव करता है, हम कहाँ पे भाग के चले जाते हैं, 32। कोई भी हमें कोई नीचा या तुच्छ कहने की आवश्यकता करता है, हम कहाँ पे चले जाते हैं, भाग के। कोई भी हमें प्राण और दैविक स्वतंत्रता से क्या करता है, वंचित करता है, हम कहाँ पे भाग के चले जाते हैं, 32। कोई भी हमें 24 घंटे से पहले क्या पे नहीं किया, पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास क्या नहीं किया, पेश नहीं किया, फिर हम भाग के रोते हुए कहाँ पे चले जाते हैं, 32 के बस नंबर के अंदर। अगर कोई हमें कोई भी कल कारखानों में लगा रहा है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं। अगर 6 से 14 साल तक के व्यक्ति को क्या नहीं दी जा रही,
फिर हम बाकी कहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं वेश्यावृत्ति ये चीज़ें कर रहा है तो फिर हम पे कहाँ पे चले जाते हैं हम। आर्टिकल कोई हमारे मतलब जो प्राइवेट सोसाइटी उसके अंदर ठेका खोलता है, फिर हम बाकी 32 कौन सी बस में चल जाते बस नंबर 32 एक काल्पनिक है फिर या वास्तव में मायने एग्जिस्टेंस हैं। और वास्तव में जी बस नंबर 32 भाग जाए चढ़ेगा कहाँ पे, ये सारे भाग भाग के क्या जा रहे हैं 32 के अंदर। कोई भी धर्म से हमें मानने से मना करता है, फिर हम बाकी कहाँ पे चले जाते हैं बस 32 बस नंबर 32 के। अगर कोई हमें कोई क्या करता है धर्म के आधार पर प्रबंधन नहीं किया, कोई कार्य हम करना चाहते हैं हमें नहीं करने दिया जा रहा है, फिर बाकी हम कहाँ पे चले जाते हैं फिर बाद के अंदर। अब कोई सरकारी स्कूल के अंदर क्या दे रहा है धार्मिक शिक्षा, फिर बाकी हम कहाँ पे चले जाते हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर, कौन सी ऐसी लगी हुई है, कौन सी स्लीपर सीट है इसके अंदर, इस स्लीपर बस के अंदर सोने देते हैं। ऐसी कौन सी सीट है उनके जहाँ पे ऊपर 5 पे अभी स्लीपर सीट के अंदर ऐसी 5 सीटें हैं, क्या है 5 सीटें 5 सीटें हैं। अपन तो 5 ही है। सीट जारी की अब क्या है 5, अब 5 क्या है इस 32 के अंदर क्या है 32 नंबर बस है उसके अंदर सीट कितनी है 5 कितनी सीट है 5 और वो 5 के हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए। अगर हमें पानी पीने जाना हो तो हम दूसरी सीट पे बैठेंगे, अगर हमें खाना खाना जाना हो तो हम दूसरी, मतलब अगर हमें समानता के अधिकार के लिए जाना हो तो हम दूसरी पर बैठेंगे, अगर हमारे को क्या है बोलने से चुप किया गया तो हम दूसरी सीट के अंदर बैठेंगे। ऐसे ऐसे करके क्या है 5। हाँ अगर हमें कोई सोने नहीं दे रहा तो हम बस नंबर कितने पकड़ सकते हैं 32। ये सारी कहाँ पे जाती हैं, अरे 32 नंबर 32 कहाँ पे उतारती है जाके सीधा दिल्ली। कहाँ पे दिल्ली, कहाँ पे बोर्ड के सामने हाँ अंदर ही उतारती है, सामने क्यों उतारेगी, सामने तो बुलेट छोटे से सीधी एक्सिस है। मायने बस के हाँ अब आ जाए हाँ बिल्कुल। फोन करता है हमें तो कर फिर दिल्ली चल। ये भी गलत पाए हुए तो बस जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल मुझसे बस फिर और कहीं भी जाती है वो बस दूसरी जगह जाती है। चलो आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा या हृदय क्या कहा है, क्या है ये संविधान की क्या है मूल आत्मा है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो इसको लिख लो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की क्या बताया मूल आत्मा, क्या है ये क्या है हृदय, संविधान का हृदय क्या है बस नंबर 32 क्या है बस नंबर 32 वो क्या है संविधान का मूल आत्मा साउल, यह क्या है हार्ट, कौन है आर्टिकल 32। इस अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकारों को होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में क्या किया जा सकता है कहाँ पे जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों को मूल अधिकारों का संरक्षक या गारंटी देने वाला क्या किया गया माना गया। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षक व गारंटी देने वाला क्या किया गया माना गया। यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के क्या करता है रिट जारी करता है, क्या करता है रिट। ये 5 प्रकार की क्या है सीट और क्या करता है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहली जो सीट है उसका नाम क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में क्या है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। क्या है इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से क्या अवैधानिक तरीके से क्या बनाया जाता है बंधक बनाया जाता है तो बंधक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा ये क्या किया जाता है रिट जारी की जाती है। यह सरकारी तथा निजी व्यक्ति अथवा संस्थान दोनों के विरुद्ध क्या की जा सकती है जारी की। यदि सरकार के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है तो ये मुख्य सचिव को की क्या करती है जारी करती है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव की प्राचीर भी क्या कहा जाता है, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव की क्या कहा जाता है प्राचीर कहा जाता है। अब देख क्या लिखा है इसके अंदर, यदि किसी व्यक्ति को क्या अवैधानिक तरीके से अवैधानिक तरीके से क्या कानून के अंदर वो चीज़ नहीं थी और फिर भी क्या कर लिया गया आपको बंधक बना लिया किसी ने। अरे कानून में क्या नहीं थी ये बात ही नहीं थी कि तुम इस आधार पे क्या बना सकते हो
अबे ये कानून के अंदर प्रोविजन ही नहीं था कि तुम सिगरेट पी रहे हो और तुम्हें क्या बना लिया जाएगा, बंद बना लिया जाएगा, मतलब तुम्हें जेल में पकड़ के दे दिया जाएगा या कोई भी उठा लेगा। ये तो कानून में लिखा हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, तुम उठा लिया। अब क्या कर सकते हो, अब हम सीट नंबर कौन सी में जाके बैठेंगे। अब तुम ऐसे सोच रहे होगे कि अब पकड़ ही लिया, अब बस्तों में कैसे पकड़ने देंगे, वो उन्होंने उठा लिया, बस नंबर 32 में बैठने कैसे देंगे। अगर उसको उठा लिया तो उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, सीट नंबर 32 की पहली बस नंबर 32 में पहली सीट वाले जाके बैठ सकते हैं। कौन सी है, वंदे प्रत्यक्षीकरण। जैसे ही वो उस पर बैठेगी सबको पता चल जाएगा इसको यहाँ पे किसी को क्या बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसको, व्यक्ति को, पुलिस वालों को। पुलिस वालों को, व्यक्ति को क्या करना होगा, यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से, अकानूनी तरीके से या क्या कर लिया गया, बंधक बना, तो बंधक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा यह कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भी, कोई से में भी, दोनों में, उनके पास, दोनों के पास है। लेकिन तुम उच्चतम न्यायालय में अगर तुम्हें कोई जजमेंट दिया और उससे क्या नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हो, तो तुम कहाँ पे जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अलावा तुम कहाँ पे नहीं जा सकते। उन्होंने जो दे दिया फिर दे दिया। समझ में आया। इसको कंप्लेंट सर्दी लग रही है। है ना। चलो 5 इंच सटक पढ़ लेते हैं। मूल क्या होंगे, मूल अधिकार क्या होंगे, सारे समाप्त। यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से क्या बना लिया जाता है, बंधक बना जाता है, तो उसे बंधक को न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत करना है, तो न्यायालय द्वारा ये क्या किया जाता है, ये रिट कौन जारी करता है, न्यायालय। कौन करता है, न्यायालय। अब जैसे ये रिट जारी करेगा, इस रिट का मतलब ही क्या होगा, यह सरकार या तथा मतलब जैसे ये किसी ने क्या कर दिया, रिट जारी कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, फिर पुलिस वाले क्या करेंगे, उसकी उपस्थिति करवाएंगे कहाँ पे, न्यायालय के अंदर। अब न्यायालय को नहीं पता कि वो लड़के किसी को कहाँ पे बंधक बना के तुमने कहाँ पे रखा है, क्या नहीं रखा। अगर सरकार ने क्या, न्यायालय ने ये रिट जारी कर दिया, तो उसको कहाँ पे, वहाँ पे उपस्थित करवाना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, कहाँ पे, न्यायालय के अंदर। अब उस बंधक बना के चाहिए वो कहीं पे भी लेके जाएंगे। जैसे इस राइट का प्रयोग किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या करना होगा, न्यायालय के अंदर इसको क्या करना होगा, पेश करना। अरे ये किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द, जिसका क्या मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, हाँ, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कहाँ पे क्या प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। किसको, शरीर को। अब चाहे बंदी बना के तुम कहाँ पे भी। यह सरकारी तथा निजी व्यक्ति अथवा संस्थान दोनों के विरुद्ध है। सरकारी, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ऐसे ही समझ लो तुम। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के भी क्या किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वालों को क्या करें, जारी करें, और क्या है, प्राइवेट वालों, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, दोनों को क्या किया जा सकता है, दोनों को क्या किया, जारी किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में क्या किया जा सकता है, जाए। तो मतलब सरकारी या निजी व्यक्ति अथवा संस्थान दोनों के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, कार्रवाई। निजी व्यक्ति के भी, किसी व्यक्ति के भी, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थान के विरुद्ध भी क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। यदि सरकार के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है तो मुख्य सचिव को की जाती है जारी। अब कोई भी क्या है, गवर्नमेंट के विरुद्ध बात, इस टाइम के अंदर राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है, थोड़ा दिन पहले ही बोले, नीतीश कौन है, तू बता। ठीक है, फिर मुख्य सचिव की क्या किया जाता है, विरोध जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, मुख्य सचिव को अभी याद नहीं है, चेंज होते रहते हैं। क्या किया जाता है, मुख्य सचिव के विरुद्ध क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अभी समझा दूं, मुख्य सचिव के विरुद्ध क्या किया जाता है, जारी। कौन है मुख्य सचिव, अभी बताओ। हाँ, तो इसके प्रति बंदी कुछ 37 पुनिया सो पहले मुख्य सचिव, कुछ तो है लोग, वो तो सबको पता है। आईएएस जो आईएएस होता है उसको क्या बनाया जाता है, मुख्य सचिव।
आईएएस ऑफिसर हो जाना, बाकी प्रमोशन और अभी थोड़े दिन पहले क्या किया गया था इसको चेंज, सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राजस्थान। सुधांश पंत। हाँ सुधांश। कौन है? सुधांश पंत। सुधांश पंत क्या है? मुख्य सचिव कहाँ का? राजस्थान का। क्या है? मुख्य सचिव कहाँ का? अब सरकार के विरुद्ध क्या गए, अगर किसी सरकार के विरुद्ध क्या किया गया, बंदी प्रतिक्षण दिए गए, तो ये लेटर किसके पास जाएगा? सुधांश पंत। किसके पास? मुख्य सचिव। अगर किसी संस्था के विरुद्ध, प्राइवेट संस्था के विरुद्ध किया गया है तो कहाँ पे जाएगा लेटर? उसके मालिक के पास। हाँ, वैसे वो सोनू ने कंपनी लगा रखी थी, प्राइवेट क्या था? संस्थान था। अब इसके विरुद्ध क्या किया गया है, ये रिट जारी किया गया, तो ये किसके पास जाएगा? अब तेरे विरुद्ध तूने किसी को, गुंडा टाइप है तू थोड़ी, अगर तूने किसी को क्या बना लिया, बंधक बना लिया, अब सरकार ने क्या किया, न्यायालय ने क्या किया, रिट जारी किया, तो किसके विरुद्ध करेगी? तेरे विरुद्ध। और फिर बाद के अंदर तेरे को जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस वालों की। तेरे को क्या करे, लेके जाए, और तू बाद में क्या करे, उपस्थिति करवाए, तुमसे पूछताछ करेगी। ऐसे नहीं हो सकता है क्या कि मतलब जो रिट जारी करती है गवर्नमेंट है ना, वो न्यायालय करता है, गवर्नमेंट क्यों करेगी? नहीं, वो जो क्या नाम, कोर्ट वो करेगी, तो वो मतलब चीफ सेक्रेटरी को करेगी, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को इसके अंदर करेगी, चाहे किसी के भी खिलाफ हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कर रही हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर रही हो, चाहे इंडिविजुअल कर रहा हो, ओनली तीनों कर रहा हो, उनको लाके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे वो। ओनली गवर्नमेंट का मामला होगा ना, वहाँ पे क्या किया जाएगा, सुधांश को पकड़ा जाएगा। अगर गवर्नमेंट का मामला नहीं है ना, तो बाद के अंदर सुधांश को क्या नहीं किया जाएगा, हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, सुधांश उसके पास कोई लेटर नहीं जाएगा। अगर क्या है मामला, प्राइवेट का माइन तो क्यों जाएगा, ओनली क्या हो, गवर्नमेंट का हो, फिर किसके पास जाएगा? मुख्य सचिव के पास। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि सरकार के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है तो ये मुख्य सचिव को क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अब यही इशू रहता है कि सरकार के विरुद्ध, तो सरकार में तो सब हैं, तो वहाँ पे कहाँ पर तो इसको मेंशन कर दिया गया। अगर सरकार, सीधी सी बात है, व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा तो सीधा व्यक्ति के पास जाएगा, संस्था के पास जाएगा तो सीधा संस्था के पास जाएगा। लेकिन सरकार के विरुद्ध जारी करते हैं तो ये क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पे दिया जाएगा, तो मुख्य सचिव को दिया जाएगा, इसलिए मेंशन। ये किसी को पता ही नहीं कि कोई किसने किया है, तो वो किसी पता होता है तभी तो न्यायालय जारी करता है। नहीं, ये मान ले मैंने किसी को किडनैप किया, अब मैं इंडिविजुअल हूँ, तो वो करता है ना, तू गया, तू न्यायालय के पास जाएगा तभी तो वो जारी करेगा न्यायालय। अब तूने कुछ भी बताया, चाहे जो तू नाम नहीं बताया, लेकिन वो क्या कर देगा, रिट जारी कर देगा। फिर सब कुछ क्या करने का काम है पुलिस का। अब ये थोड़ी है वो रिट जाते फिर बाद के अंदर वो आ जाता है। बस ओनली एक बार ये कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या किया गया है, जारी किया गया है, फिर तो सारा काम क्या है पुलिस का, फिर वो करेंगे। बस एक व्यक्ति का वो, चाहे वो उसका नाम हो चाहे ना हो, बस कोई व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध क्या किया गया, जारी किया गया, उसके अंदर क्या थी, सरकार की कुछ गलती हो। ऐसे होता है, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि गवर्नमेंट ने किया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने किया है कि क्या नाम इंडिविजुअल ने किया है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे ले गए आदमी को। अरे पता नहीं, तो ये तो कोई एक आदमी थोड़ी, वो तो वो करते हैं जो पता तो होता है उनको, जारी कौन करता है? ये रिट वाले जाते हैं, बस नंबर 32 कौन पकड़ता है? सरकार तो पकड़ने से रही, पकड़ती कौन है? क्या तो उसके घर वाले पकड़ेंगे, क्या वो खुद पकड़ेगा? घर वालों को भी ऐसे पता है कि भाई किडनैप हो गया, किडनैप हो गया, फिर बाद के अंदर सरकार व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर देगी। अब वो व्यक्ति कौन है, वो ढूंढने का पता होता है कि अपराध से पहले किसने किया अपराध। हाँ तभी तो वो तो फिर भी बाद में कौन पकड़ता है उसको? पुलिस। लेकिन ये तो पता होता है ना किया किसने, किसी व्यक्ति ने किया होगा, तो ये मतलब पकड़ने का काम है सरकार, बस उसका जारी करना है कि किसने किया है, व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति चाहिए मेरे को। अब कहीं पे कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो फिर बाद के अंदर सरकार को वहाँ पे जाके कोई भी बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ होता था, कोई वहाँ पे संस्थान में काम करता हो, लेकिन वहाँ संस्थान में भी किसी व्यक्ति ने मार दिया हो, तो फिर बाद के अंदर किसके विरुद्ध जारी होगा, संस्थान के विरुद्ध जारी होगा। फिर बाद के अंदर वो किसके है, पुलिस वाले गारंटी है उसके अंदर। नहीं समझ में आया? इतना लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, 32 नंबर वही पकड़ेगा जो क्या है। फिर इसको मीन्स टू हैव यानी उस बॉडी को लेके आएंगे या फिर क्या नाम है, उस आदमी को लेके आएंगे। आदमी आएगा तो बॉडी होगी नहीं, मतलब उस बॉडी को लाएंगे पहले या फिर उस जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट या फिर क्या नाम है जो इंडिविजुअल उसको लेके आएंगे। जिसको पकड़ा है उसको लाएंगे या जिसने पकड़ा है उसको लाएंगे?
अगर संस्थान के विरुद्ध जाए किया तो किसके लेके आएंगे? उसके मालिक को। अगर व्यक्ति को किया तो व्यक्ति को लेके आएंगे। अरे ये आया कौन पूछ रहे हो? फिर मैं पूछ रहा जाए मैं इन किडनैप कर लियो तो पहली मन ले जाएगा कि ले जाएगा? हैं? अरे वो तो बाद के अंदर पुलिस के अंदर सारे काम हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ये तो पुलिस वाले का प्रोसेस है, वो तो रिट जारी हो गया, बाद के अंदर पुलिस वाले जैसे करके हर व्यक्ति को थोड़ी लेके जाते हैं ऐसे। इनमें क्या ही सोचना है इतना। इसे क्या कि जो सरकार के विरुद्ध होगा तो किसके विरुद्ध जारी होगा? मुख्य सचिव के विरुद्ध। अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के वो है तो इंडिविजुअल व्यक्ति को, और किसी संस्था को तो संस्था को। और लैटिन भाषा क्या है? शब्द है। शरीर को क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। ये सरकारी निजी संपत्ति तो संस्था दोनों के क्या किया जाता है? विरुद्ध जारी किया जाता है। सचिन आयोग इसे व्यक्ति के क्या किया जाता है? बचाव की क्या प्राचीर भी कहा जाता है। फिर है परमादेश, मैंडेमस। क्या है? परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। वी कमांड। हाँ, मैंडेमस इसके अंदर होता है। हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं। परमादेश। परमादेश इसका सीधा सही दिख रहा होगा। परमादेश, परम प्लस आदेश। क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यदि सार्वजनिक पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का क्या नहीं कर रहा? पालन नहीं कर, तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी करता है। उसे कर्तव्य पालन का क्या दिया जाता है? आदेश। यह निष्क्रिय को क्या करता है? सक्रिय करता है। इनएक्टिव को क्या करता है? एक्टिव। यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित के विरुद्ध यह जारी नहीं किया जाता। राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति या संस्थान जब कर्तव्य विवेकाधीन शक्तियों के अधीन हो, संविधाओं से संबंधित कार्य उस न्यायालय के क्या हो? मुख्य न्यायाधीश। समझ में आएगा? कोई भी है सार्वजनिक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या हो? कोई नियुक्त व्यक्ति हो, जो मतलब मास्टर है वो पढ़ा नहीं रहा तो उसको सरकार ने क्या कर देगी? परमादेश का उपयोग करते हुए क्या है कि तेरा क्या है? पढ़ा तू उनको। तो पहले क्या नहीं कर रहा था? पढ़ा नहीं रहा था, पढ़ाने लग जाएगा। तो पहले क्या था? इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो गया तो क्या होगा? असक्रिय क्या करती है? सक्रिय करती है। निष्क्रिय क्या करती है? सक्रिय करती है। तो किसके विरुद्ध जारी किया था? सार्वजनिक, ओनली सरकार के काम। ऐसा नहीं कि अब सरकार हमारे विरुद्ध जारी कर दी है कि तुम काम क्यों नहीं करे, हमारी मर्जी, करे तो करे, नहीं करे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। क्या है? गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? अधिकारी होना चाहिए। उसके विरुद्ध क्या करेंगे? जारी कर देंगे। अब चाहे वो कोई भी हो, क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। क्या करता है? इनएक्टिव को क्या करते हैं? एक्टिव करता है। और ये केवल सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा क्या ओनली उनकी। और किस किस को नहीं जारी किया जाता? राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति या संस्था। राष्ट्रपति क्यों नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च वो है तो उसको मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल को किसी के नहीं। निजी व्यक्ति या संस्थान, कोई भी प्राइवेट चीज़ है उसको अगर कोई निजी व्यक्ति कुछ भी करे जब करते हुए विवेकाधीन हो। अब ये राष्ट्रपति का क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। और कोई भी है, कोई किसी को विवेकाधीन कि तेरे मन के हिसाब से कोई कुछ भी कर रही है काम, अगर वो अधिकारों में भी क्या कर दें, ये रेट जारी नहीं किया जाता। अगर ये मेरा अधिकार, मेरी विवेकाधीन शक्ति है, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, क्या है? ये मेरी विवेकाधीन, मेरा काम है सामाजिक पढ़ाने का, लेकिन मैं उनको 5 सब्जेक्ट और पढ़ा रहा हूँ उनको, ये क्या है? मेरी विवेकाधीन। मेरा काम क्या है? ओनली सामाजिक पढ़ाना। वो सामाजिक पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। अन्यथा और 5 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ उनके लिए रिट नहीं जारी करते कि तू ये भी पढ़ा। ये मेरी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। अगर मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ाऊँ तो नहीं पढ़ाऊँ। लेकिन जो एक मेरे है कौन सा? सामाजिक पढ़ाना, वो तो अगर मैं नहीं पढ़ा रहा तो न्यायालय क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। कौन सा? परमादेश, मैंडेमस। जैसे जारी करेगा फिर मेरे को क्या करना? पढ़ाना। मैं पहले क्या था? निष्क्रिय, अब क्या हो गया? सक्रिय। पहले के अंदर क्या था? बंदी प्रत्यक्ष ग्रहण, उसके अंदर क्या है? शरीर की प्रस्तुति करवाना। कहाँ पे? न्यायालय के अंदर। किसी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध भी क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। और सरकार के विरुद्ध भी क्या किया जा सकता है? अब ओनली सरकार के एम्प्लॉय, उनके विरुद्ध क्या किया जा रहा है? परमादेश जारी। किसी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध नहीं जारी किया। और राष्ट्रपति और राज्यपाल और न्यायालय के विरुद्ध भी नहीं। फिर ये क्या है? तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। हाँ, प्रोहिबिट क्या है? इसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। प्रतिषेध का तो मतलब सीधा समझ रहा है रोकना। क्या है?
रोक होना किसी भी चीज़ से। यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को क्या किया है, विरुद्ध जारी किया है यदि निम्नतर न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर क्या करता है, कार्य करता है। यह रिट सक्रिय को क्या करता है, सक्रिय को निष्क्रिय क्या करता है, निष्क्रिय करता है। किसको, सक्रिय को। सक्रिय यह रिट केवल क्या न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है, प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं। तीसरा है ओनली कहाँ पे किया जा सकता है जारी, उच्चतम न्यायालय किसको जारी कर सकता है, उस निम्नतम न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट, हाई उच्चतम न्यायालय क्या करता है, निम्नतम न्यायालय को क्या कर सकता है, हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं हायर क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट को क्या कर सकता है, ये जारी कर सकता है। और जैसे जारी कर रहा होगा, आज जैसे क्या है, न्यायालय का काम था ओनली, निम्नतम न्यायालय का काम था ओनली एक राज्य के क्या करने मामले सुने। अब उस न्यायालय ने क्या किया, दूसरे है राजस्थान का और मामले सुन रहे पंजाब के। अच्छा लगता है कैसे, तो भाई तेरा राजस्थान के अंदर काम कर, लेकिन काम तो क्या कर रहा है वो सक्रिय रूप से कर रहा है, अपने तो मेट ही रखा और राजस्थान के का तो है हरियाणा और पंजाब को क्या देने, न्याय देने के लिए लगा है। तो उस तब न्यायालय बोलेगा कि तेरा ही क्या कर ले, काम समेट ले पहले तो पहले क्या वो सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा था, न्यायालय ने क्या बोला कि तू तेरे क्षेत्राधिकार से क्या बाहर जाके क्या मत कर, कार्य मत कर, तेरा क्षेत्राधिकार राजस्थान की बाउंड्री के अंदर क्या है, कैद है। कहाँ तक है, राजस्थान की बाउंड्री, राजस्थान की। अब तू वहाँ पे पंजाब हरियाणा इनके आधार पर क्या नहीं दे सकता, वहाँ पे न्याय देने का काम कर दूंगा, मैं कर दूंगा काम। बंद है पहले अब तो ये स्लिप के अंदर है, इसी में दे दूं। इसको अंदर मैंने स्लिप के अंदर लगा दी। अब ये जब वो नहीं करेगी, मेंटेन रखेगी इसको, मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं देगी, जितनी आवश्यकता होगी उतनी देगी। अभी इतनी तो आवश्यकता है ही नहीं मेरे को तो। ये रेट सक्रिय को क्या करती है, निष्क्रिय। सक्रिय कैसे था वो, सक्रिय मतलब पहले तो एक्टिव जो काम कर रहे हो, जो खुद का क्षेत्र के इंग्लिश में अंदर। बोल बस थोड़ी समझ आऊंगी। सक्रिय ने एक्टिव बोल दी। हाँ मजा आया थार साथ इंग्लिश बोलता बोलता। नहीं इंग्लिश को नाम सक्रिय है, सक्रिय ऊपर की ऐसे कहिए बोलने जो। हाँ तो आएंगे वैसे तो कोई दिक्कत कोई नहीं। निष्क्रिय है, निष्क्रिय बोल के तो मारवाड़ी में जी इंग्लिश में बोल रही थी। हर सही है वो दोनों सही जी। एक्टिव का मतलब क्या है, क्या हुआ, वो काम कर रहे हो जो उनकी जो उन काम दे भी ले ना, वो काम कर रहा था पर वो दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करने मतलब ऐसा काम उसको कर रहा रोक था, दिया गया। एक्टिव इतना था कि अपना काम तो कर रहे थे, मेरा काम क्या है रोटी बनाने का काम है, फिर बाद में मैं मेरा काम तो कर रहे हैं, साथ साथ झाड़ू लगा रहा हूँ। हाँ तो क्या मैं तो एक्टिव मैं तो काम कर ही रहा था, लेकिन यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से मैंने कोई रेट जारी कर दिया कि वो ओनली तेरा ही काम कर, क्या है रोटी बना, झाड़ू मत निकाल, है ना, ज़्यादा डोफा बनने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात है। तो क्या करता है उच्चतम न्यायालय, निम्नतम न्यायालय को क्या करता है, ये रेट जारी करता है। हायर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को क्या करता है, ये क्या करता है, रेट जारी करता है और क्या बोलता है कि तेरे क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के क्या मत कर, काम मत, ओनली क्या है अपनी बाउंड्री जो लिमिटेशन है उनके अंदर रहे। और वो पहले क्या था, एक्टिव था। अब जैसे वो एक्टिव था, ज़्यादा एक्टिव था, अब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। कैसे होगा, वो जैसे उसको दो मतलब पहले झाड़ू निकालता है, वो झाड़ू निकालने को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब वो क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये होगा। अभी किसी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं जारी कर सकता, विधायी कार्यों को निकायों के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध ये रेट जारी नहीं किया, कोई भी व्यक्ति या उनके, ओनली किसके, उच्चतम न्यायालय से निम्नतम न्यायालय के अंदर। और बाद के अंदर प्रतिषेध वाला किसके विरुद्ध जारी कर सकता है, ओनली गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय के अनुसार। और किसी संस्था और निजी व्यक्ति को बंदी प्रतिक्षण सबको जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति, संस्थान और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको, है ना। उत्प्रेषण क्या है, कैटेनरी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या है, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना। यह रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नतम न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। तो ये तो चौथा ही था, पहले क्या पढ़ा दिया, इसका शाब्दिक होता है प्रमाणित होना या सूचना। अच्छा, इसमें उच्चतम न्यायालय का मान लो को अपने पास मंगवा सकता है। तो वो पहले तो क्या था, ओनली यही बोल रहा था कि तू इसके क्षेत्राधिकार से क्या मत कर, काम मत कर, लेकिन अब क्या कर सकता है,
उसे क्या है, अगर कोई क्षेत्राधिकार से कोई बाहर निकल के कार्य कर सकता है तो उच्चतम न्यायालय उसको अपने पास बुला लेगा कि तू रहने दे, मैं कर लूँगा, ये काम क्या है मेरा है। तो फिर उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मंगवाता है और स्वयं सुनवाई करता है। कौन से मामले को बुलवाता है? किसी को कोई 2 राज्यों का मामला सुलझा रहा है, कोई पंजाब और राजस्थान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट था और उसे समझाने के विवाद है उसको बुला लेता है। और जैसे उस विवाद को कौन सुलझा रहा है, राजस्थान का न्यायालय, क्या राजस्थान का उच्च न्यायालय वो सुलझा रहता है। फिर वो कहेगा कि तू रहने दे, ये क्या हम क्या है मेरा है। तो फिर बाद के अंदर अपने पास मंगा लेगा इस मामले को, क्या है राजस्थान और पंजाब का मामला, फिर उसको अपने पास मंगाए और उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। कार्यपालिका कौन, जैसे जो काम क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे सरकारी के अफसर हैं, ये भी क्या है। अब एक एसडीएम का क्या है, एक एसडीएम का क्षेत्राधिकार लिमिटेड है, लेकिन वो एसडीएम उस क्षेत्राधिकार से भी निकल के 3-4 जो क्या है विधानसभा उनका क्या कर रहे कार्य कर रहे हैं। तो फिर बाद के अंदर इनके विरुद्ध भी क्या किया जा सकता है, जारी किया। कोई मंत्री है उसका कार्य है तो यही है, लेकिन वो और भी कार्य कर रहा था, उसके अंदर क्या कर सकता है, उसको भी क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कौन से कार्य को, कार्यपालिका वाले को। अगर कार्यपालिका का पहले काम क्या था कि यहाँ से यहाँ तक करना, लेकिन बाद के अंदर वो अपने क्षेत्राधिकार से क्या करता है, बाहर जाके कार्य करता है, तो बाद के अंदर क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है और अपने पास मंगवा सकता है कि ये काम मैं कर लूँगा, तू क्या कर दे, रहने दे। विधायी निकायों तथा निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध रिट, विधायी क्या है, निकायों के अंदर निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध ये रिट उपलब्ध नहीं है। कोई भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जाएगा। और निकाय जो विधायी से संबंधित जो उन्होंने क्या है इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं क्या अधिकार। कोई इंस्टीट्यूट है उसके अंदर उसी आधार के क्या है मेंबर हैं, वो ये काम करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे की सहायता करवा रह सकते। तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पे रिट जारी नहीं कर सकता है कि क्या है कि तुम एक दूसरे का काम क्यों करते हो, क्योंकि निकायों के अंदर कौन क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन की क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। तो उनके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, विधायी कार्यों के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकायों के लिए उनके लिए नहीं किया जा सकता। और फिर है 5 अधिकार पर्चा, क्या है, अधिकार पर्चा, प्राधिकृत या वारंट द्वारा। वारंट, यदि कोई व्यक्ति ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके वे योग्य नहीं है तो वे रिट जारी नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा है अभी गवर्नमेंट टीचर बनने लायक ही नहीं है, फिर भी क्या कर दिया, इसको गवर्नमेंट टीचर बना दिया, क्या बना दिया, गवर्नमेंट टीचर। तो फिर बाद के अंदर ये रिट जारी कर सकता है और क्या बोल सकता है, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी जो योग्यता ही यहाँ पे नहीं है। ऐसे तुम्हारे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, फिर भी क्या बना दिया, तुमको सेकंड ग्रेड टीचर बना दिया। अच्छा लगता है कैसे, तो फिर क्या करेंगे, ये रिट जारी कर देंगे। अभी तो ना कटारिया सब आरपीसी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए योग्य नहीं है, तो कौन से राजनीतिक व प्रशासनिक, फिर क्या नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध है। आपको एसडीएम की क्वालिफिकेशन ही क्या नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। एसडीएम के लिए क्या होनी चाहिए, तुम्हारी बेसिक उनकी तुम्हारी बीए होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो रखी हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो रखी नहीं थी और तुम्हें क्या बना दिया, बना दिया। अगर मतलब ऐसा था, अगर वहाँ पे भी कोई प्रमोशन के अंदर भी कोई वो क्या थी शर्त थी, वो तुम फुलफिल करते ही नहीं हो और फिर भी बाद में क्या बना दिया, तुम्हें एसडीएम बना दिया, तो क्या कर सकते हो, तुम्हें हटा सकते हो। कौन से आर्टिकल का प्रयोग है, कौन से बस सीट नंबर कौन सी का 5वीं का प्रयोग करते हैं, अधिकार पर्चा। अब 32 नंबर बस के अंदर कितनी सीटें हैं, 5। सीट नंबर 1 का क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी सीट का परमादेश। अच्छा और तीसरी का परिप्रेक्षा प्रतिदेश। प्रतिदेश, हाँ। तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेक्षण। क्या था उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण वही वजह कि जो उच्चतम न्यायालय और निमंत्रण न्यायालय थी ना, उच्चतम न्यायालय मतलब अनाधिकार क्षेत्र से क्या जाए बाहर जाकर कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय वहाँ के सब्जेक्ट को क्या अपने पास बुला सकता है और उसकी वहाँ पे सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। और उसके में किस किस के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ये ओनली निजी और सरकारी, ओनली क्या विधायी कार्यों के लिए भी जारी किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकायों के लिए क्या नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। और निजी व्यक्ति के लिए तो विरोधी नहीं जारी किया जा सकता, समझ गए। और कौन सा है, अधिकार पर्चा।
अधिकार प्रथा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई मतलब योग्य नहीं था फिर भी क्या कर दिया गया वहाँ पे, उसको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसका प्रयोग, सीट नंबर 5 पर। पहली सीट बंदी प्रत्यक्ष, दूसरी सीट परमादेश, तीसरी सीट प्रतिषेध, चौथी सीट उत्प्रेषण, पांचवी सीट अधिकार प्रथा। अधिकार प्रथा का मतलब जिसका अधिकार होगा वही क्या होगा, योग्य होगा। तेरा अधिकार ही नहीं है, तूने इतनी क्या नहीं, एजुकेशन ही नहीं ली, फिर भी बाद में तू क्या करे उसके अंदर अधिकार के अंदर कोई व्यक्ति क्या है, योग्य है तो उसी को क्या माना जाएगा, अगर अनयोग्य है तो उसको क्या नहीं माना। और चौथे के अंदर क्या था, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या मतलब जो अपनी बाउंड्री के बाहर ने कार्य कर रहा है और फिर बाद के अंदर उच्चतम न्यायालय कहाँ पे बुला लेगा, खुद के पास। अच्छा, और तीसरा के अंदर, तीसरे में जो फिक्स बाउंड्री दे रखे जो काम कर रहे हैं, बस उनने उसके औकात का पता बताने के लिए तेरी औकात यहाँ तक ही है। अब ऐसा नहीं कि तेरी औकात यहाँ तक थी फिर बाद अपने पास नहीं बुलाएगा उसको, बस यहाँ तक का। दो के अंदर दो के अंदर सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ही अपने कर्तव्य का पालन नाम बताओ उसका, प्रतिषेध, पहले परमादेश है, परमादेश, परमादेश का हम क्या देते हैं, आदेश। एक्टिव को क्या करते हैं, इनएक्टिव। किसके अंदर, तीसरे के अंदर, प्रतिषेध के अंदर। परमादेश के अंदर एक्टिव को क्या करते हैं, इनएक्टिव। क्यों करते हैं एक्टिव को, लिखा हुआ है कि जो भी कोई सरकारी कर्मचारी है ना वो काम न कर रहे हो ना, इनएक्टिव है ना तो इनएक्टिव करीजिए, बिगली रिट जारी करीजिए। तीसरा का माने क्यों सा का माने, तीसरा प्रतिषेध का माने। परमादेश का माने, परमादेश बताइए जो मतलब मतलब इनएक्टिव रहे चीज इनएक्टिव करवा, मतलब इन बदे दीजिए नोटिस की तो नहीं, ठीक है। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट है, समझ में आ गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, सरकारी गवर्नमेंट। तो सर्वोच्च न्यायालय का रिट 32, उच्च न्यायालय कौन से मतलब आर्टिकल का प्रयोग करता है, अगर उच्च न्यायालय के अंदर कौन सी बस नंबर जाती है, बस नंबर 226। अगर उच्च न्यायालय के अंदर जाना हो और अपने पास अगर दिल्ली जाना हो तो 32, अगर राजस्थान के अंदर जयपुर आना हो तो कौन सा 226, उच्च न्यायालय में 226। सर्वोच्च न्यायालय में जाना है तो बस नंबर 32 पकड़ो, वहाँ पे क्या पकड़ो 226। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। अब इसके अंतर भी देख लो, लिखा हुआ है क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है। हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट को तो क्या करने होगा, अगर कोई व्यक्ति आ गया तो रिट जारी करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब तुम आए यहाँ पे उस न्यायालय में आए और तुम्हारा क्या हो, किसी ने बंधक बना लिया और बाद में तुम यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हम नहीं रिट जारी करेंगे, क्या नहीं करेंगे, रिट नहीं जारी, कोई बात नहीं मत कर। तो क्या चलता है कि यहाँ पे बस एक ही बस चलती है, 226 ही चलती है कि अगर मैं आर्टिकल 32 में अगर बस 32 में बैठ गया, बस नंबर 32 में, तो वो तो मना भी नहीं कर सकते मेरे को बैठाने से, क्या नहीं कर सकते। ये 226 वाले तो क्या कर सकते हैं, बैठाने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते कि हम नहीं बैठाएंगे, क्या है नहीं बैठेंगे, आज हमारे अंदर नहीं बैठाएंगे। और 32 वाले मना नहीं कर सकते, इनके अंदर कंडक्टर होता ही नहीं रोकने वाला, इनके अंदर किराया भी नहीं लगता क्योंकि 32 क्या है, मूल अधिकार, क्या है मूल अधिकार, इसलिए नहीं बैठा, इसके लिए मना नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा अधिकार है, उस बस में बैठना हमारा क्या है, अधिकार है। लेकिन 226 ये मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कोई बैठा है तो बैठा ले, बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठा है तो वो क्या है, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार। ये मतलब अपना जो मूल, एक मूल अधिकार मतलब व्यक्ति को जीने के लिए एकदम ये तो आवश्यकता है ही, वो क्या होता है, मूल अधिकार। संवैधानिक अधिकार तो बहुत सारे जो भी हैं सारी चीज़ें रखे, क्योंकि 226 मूल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों को हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है। ओनली केस में जो मूल अधिकारों क्या हो रहा हो उसमें ही क्या कर सकता है, रिट जारी। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यदि आर्टिकल 32 निलंबित होता है तो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी नहीं कर सकता। अब क्या है, इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, कोई बाहरी युद्ध हो रहा है तब लगा दिया, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया उसके आधार पर लगा दिया, या भारत के अंदर वित्तीय क्या हो गया, गाठा हो गया, मतलब उसके आधार पर क्या लगा दिया हमने, आपातकाल लगा दिया। आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत क्या लगाते हैं हम, आपातकाल। अभी मणिपुर में कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया रखा है, 56। हाँ 356 क्या है 356 में, आपातकाल। ये तो है मणिपुर को वो पूछो क्षेत्र और 18 उपबंदी 18वां जो क्या है, आंतरिक के अंदर क्या है, विद्रोह रहे शस्त्र संदेता, आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं। तो सुप्रीम आपातकाल के समय अब जैसे क्या लग जाता, भारत के अंदर आपातकाल लगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, रिट नहीं जारी कर सकता। लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 226 निलंबित नहीं होता, हाई कोर्ट आपातकाल में भी रिट जारी कर। अब मणिपुर के अंदर अगर भारत के अंदर क्या लग जाता, आपातकाल लग जाता, तो सुप्रीम कोर्ट है ना वो क्या नहीं कर सकता था, रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन मणिपुर में तो अभी भी लगा हुआ है क्या, आपातकाल, लेकिन फिर भी वहाँ का हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, उसके पास क्या है, अधिकार है, क्या है, अधिकार। फिर उसके पास ही अधिकार क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो आपातकाल भी है। ये तो लिखा हुआ है इसमें, क्या है उन्होंने दिए। ऐसा है कि तुम उस तुमने वहाँ पे क्या नहीं दोगे, ये नहीं दोगे क्या मूल अधिकारों से संबंधित, तो फिर बाद के अंदर तुम्हारे मूल अधिकारों क्या होगा, हनन होगा, तुम्हें कोई भी थप्पड़ देके चला जाएगा, तुम्हें कोई भी क्या कर देगा, प्राण होते एक स्वतंत्र से वो कर देगा। मूल अधिकारी, हाँ मूल अधिकार, इमरजेंसी मौलिक अधिकार है ना, वो पुलिस हो जाते हैं एक आर्टिकल 19 के अलावा ना, ये आर्टिकल 19 में वो जो लिवलीहुड वाला है ना, कि जीने की स्वतंत्रता और देने वो चीज़ें भाई मैं सांस तो लूँगा, सांस के लिए मेरे को कोई रोक सकता है क्या, राष्ट्रीय ओनली कौन से, बाहर जाने के लिए तो कोई रोक सकता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल बाहर जाने के लिए तो रोक सकता है ना, बाहर जा वो भी तो मूल अधिकारी है। तो मूल अधिकार तो रोक दिया, इमरजेंसी रोक दिया ना, मैं तो सांस ले रहा हूँ, थोड़ा रोक सकते तेरे पुलिस वालों को, भाई सांस मत ले, तो बाहर निकल रहे तो बाहर निकलता रोक सके। इन्हें क्या कौन रोक, क्या तो मूल अधिकारी है रहने तो फिर इसमें अंदर लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, यही समझने का क्या है सिंपल तरीका है, क्या है लिखा हुआ है, तो कौन नेचुरल सोच के देख क्या है, तो तेरे को सांस लेने से रोक सकते हैं, बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे मैं तेरे को खाना खाने से रोक सकता हूँ, तो यहाँ पे बाहर सांस लेना और बाहर जाना ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, हाँ दोनों मौलिक अधिकार है। तो फिर सांस लेने से क्यों नहीं रोक सकते, अगर बाहर जाने से रोक सकते हैं? सांस लेने से क्या होता है, नहीं लेने से क्या होता है, अरे वो तो नहीं तो मेरे को ये बता, सांस लेने से नहीं होते क्या होता है, अरे वो तो मेरे को पता है, तो सही एक बार ये तो बता कि सांस नहीं लेने से होता है क्या है, आदमी मर जाएगा और बाहर नहीं जाने से क्या होता है, तो मर जाएगा आदमी, लेकिन तो बस है तो मौलिक अधिकार ही ना। अब तो मौलिक अधिकार है तो वो क्या है मूल, अब इस टाइम के अंदर पहले क्या मूल अधिकार था कि तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन अब राष्ट्रीय आपात लगे, ये तुम्हारी कोई मूल आवश्यकता था नहीं कि मेरे को बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो अभी भी तेरी मूल आवश्यकता है, बम का गोला आएगा वो पड़ जाएगा तो नहीं, ये तो अभी भी मेरी क्या है मूल आवश्यकता है, सांस लेना क्या है मूल आवश्यकता है मेरी, लेकिन अब इस टाइम के अंदर बाहर जाना कोई मूल आवश्यकता तो है नहीं। हाँ जब क्या हो एकदम सारी चीज़ें सही, अरे चल तेरे घर के अंदर खाने के दाने अच्छे हों तो तू दो चीज़ ला भी सकता है, क्या एक गाड़ी ला भी सकता है कि तेरी पैदावार अच्छी हो गई तो एक बाइक लेके आ गया, अब ये क्या है तेरे वो है, लेकिन तेरी पैदावार अच्छी नहीं फिर भी क्या बोले कि मैं तो गाड़ी लेके आऊँ, अब ये तो कोई मूल आवश्यकता है नहीं, अगर तेरे पास है तो तू गाड़ी लेके आ जा, नहीं मतलब क्या आ जा ऐसे। अब आर्टिकल 33